बेटा जी असली जीओसी यहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हम बात करेंगे कि टोटल आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, रिएक्शन मैकेनिज्म में किस किस की रिएक्शन करानी है, कौन अटैकिंग रिएजेंट होगा, कौन कौन सबस्ट्रेट होंगे, इंटरमीडिएट कौन से होंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, किसकी इंक्रीज होगी, किसकी डिक्रीज होगी। तो वो सारी चीज़ें जीओसी में जो आएंगी, रिएक्शन मैकेनिज्म में जो आएंगी, उनकी शुरुआत यहाँ एक बेसिक से इंट्रोडक्शन से होगी। बेसिक्स इंट्रोडक्शन में मतलब हम क्लासिफाई करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने नोमेनक्लेचर में पढ़े हैं वो आपके पास बेसिकली दो टाइप के रहेंगे। कौन कौन से? एक तो रहेंगे ओपन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरे रहेंगे क्लोज्ड कंपाउंड्स। ओपन कंपाउंड को एक और नाम एलिफेटिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाएगा। वहीं जो क्लोज्ड कंपाउंड है, जो रिंग्स है बेसिकली कैटिनेशन की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा है कार्बन के पास यूनिक पावर है कैटिनेशन की, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी आपके पास चेन्स बनाएगा या क्लोज्ड स्ट्रक्चर दैट इज रिंग बनाएगा। तो दो टाइप से रहेंगी, एक रहेगी आपके पास ओपन और दूसरी रहेगी आपके पास क्लोज्ड। ओपन को अभी बात हुई, इसको एलिफेटिक या एसाइक्लिक नाम से भी जाना जाता है। फर्दर जो ओपन है, एक बार उसी पे आते हैं। ओपन के दो हिस्से हैं, एक होंगी सैचुरेटेड और दूसरे रहेंगी अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है ना बेटा, उसके एक ही टाइप है अल्केन्स, आपको पता ही है अल्केन्स क्या होते हैं, आपने नोमेनक्लेचर अच्छे से किया ही है। वहीं अनसैचुरेटेड में फिर आपके पास फर्दर चार टाइप बन जाएंगे, जैसे एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा चेन के अंदर, एल्किडाइन, डाई मतलब दो, जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड होंगे, एल्काइन जिसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एल्किनाइन जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर मल्टीपल्स हैं तो अलग चीज है, पर जनरली अनसैचुरेटेड को इन चार टाइप में हम बांटते हैं। फिर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, जो किसके हिस्से बेटा? क्लोज्ड के। होमो का मतलब ही होता है बेटा सेम, ठीक है जी, और हेट्रो मतलब नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक वो होंगे जिनके अंदर सारी कार्बन एटम्स ही होंगे, इसलिए सारे एटम सेम है, इनको आपके पास कार्बोसाइक्लिक नाम से भी जाना जाता है कि कार्बन की साइकिल्स हैं बेटा जी। वहीं इनके अंदर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको तो हम भूलेंगे ही नहीं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी यहां पर और एटम भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक के और हेट्रोसाइक्लिक के दोनों के ही दो दो और फर्दर टाइप्स बनते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, ऐसे कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज जिनके अंदर आपके पास अल्टरनेट सिग्मा पाई है, जिनके अंदर प्लेनैरिटी है, और फाइनली जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी एरोमेटिक है उसके अलावा जितने भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स बच गए हैं, जितने भी, वो सारे कैसे रहेंगे? एलिसाइक्लिक। एली यहां पे डिफाइन करा है, ALI जो वर्ड है वो डिफाइन करा आपके पास एलिफेटिक साइकिल्स। एलिफेटिक साइकिल्स होंगी जैसे यहां पे बता रखा जो नॉन एरोमेटिक हैं। फिर एरोमेटिक के भी हिस्से बनेंगे, एक बेंजीनोइड और दूसरे नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड नोमेनक्लेचर हुआ तो इतना सा आसान सा बेसिक सी बात है, जिसके अंदर भी बेंजीन्स होंगी, जैसे ये बेंजीन खुद बेंजीनोइड है भाई। नेप्थलीन, वो जो घर में कपूर की गोली डालते हैं, एंथ्रासीन, फिनिंथ्रासीन, ये सारे कैसे बेटा? बेंजीनोइड है। वहीं नॉन बेंजीनोइड वो होंगे जिसमें आपके पास एरोमेटिक नेचर तो है लेकिन आपके पास बेंजीन की रिंग नहीं है, जैसे ट्रोपोलिन है, ये एक 7 मेंबर की रिंग के साथ 5 मेंबर की साइकिल जुड़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड, जिसमें बेंजीन नहीं है लेकिन एरोमेटिक नेचर तो है। अब आपके पास हेट्रोसाइक्लिक के भी ऐसे ही दो हिस्से होंगे, एक होंगी एलिसाइक्लिक जिसके अंदर एरोमेटिक नेचर नहीं होगी, दूसरी होगी आपके पास एरोमेटिक जिसके अंदर भाई आपके पास हकल रूल को फॉलो करने वाली तीनों ही कंडीशंस होंगी। एलिसाइक्लिक में जैसे आप ये बहुत पढ़ेंगे भाई, THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, 5 मेंबर की साइकिल जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, पायरोलिडीन है जिसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ऐसे ही पायरान है, एरोमेटिक नहीं है पायरान बेटा आपके पास। तो ये सारे कैसे हैं? एलिसाइक्लिक। वहीं एरोमेटिक में आपके पास पायरिडीन है, आपके पास पायरोल है, ये फ्यूरान है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगी तो आपके पास फ्यूरान बन जाएगी बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं? पायरोल की जगह पे फ्यूरान बताया आपको, ये सारी चीजें कैसी हैं? एरोमेटिक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, क्या भाई हम दिमाग में एक वहम बना लेते हैं कि आपके पास जहां पर भी कॉन्जुगेशन आ गई है वो सारे एरोमेटिक है। नहीं भाई, कॉन्जुगेशन के अलावा 2 कंडीशन और आनी चाहिए। जैसे इस कंपाउंड को देखो, ये एंटी एरोमेटिक, अगर आप याद करो इसमें सारी कंडीशन है, एक नहीं है बस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि 4n इलेक्ट्रॉन है पाई, तो ये तो नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन हमने क्या कहा, जो भी एरोमेटिक नहीं उसके अलावा जो बच गए हैं वो सारे किस में काउंट होंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। तो ये एलिसाइक्लिक है। सर ऑक्सीजन आगे तो हेट्रोएटम होना चाहिए, नहीं भाई, हेट्रोएटम तब होगा जब आपका जो भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई भी एटम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा चेन के अंदर आता होगा। चेन के अंदर नहीं है भाई आपके पास, ये बाहर है। तो अगर कोई चीज साइकिल के अंदर आ रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, तो वो हेट्रो होगी। अगर वो फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में आ रहा है तो वो हेट्रो नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो वो आपके पास होमोसाइक्लिक ही होगा, हेट्रो नहीं होगा।
अमीन लगा दो तो भी आपके पास वो होमोसाइक्लिक ही होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि एलिफेटिक कंपाउंड जो है वो सारे के सारे नॉन स्मोकी फ्लेम देते हैं। मतलब जैसे पेट्रोल जलता है आपकी गाड़ी के अंदर से धुआं निकलता है, दिखता नहीं है ना भाई, ठीक है जी। वहीं जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हमेशा आपके पास सूटी या स्मोकी फ्लेम देते हैं। गीली लकड़ी जलाई होगी ना, वो एक व्हाइट कलर का धुआं निकलता है, अगरबत्ती जलाते जब ब्लैक कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, तो उस टाइप की फ्लेम को बोलते हैं स्मोकी या सूटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान ही है, आप उसको बर्न करोगे तो उसके अंदर से आपको व्हाइट या डार्क कलर का धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर धुआं नहीं निकल रहा तो कंपाउंड एलिफेटिक होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, आपके पास क्लोरोफॉर्म और टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये दोनों ही ऐसे हैं जिनको बर्न करते तो स्मोक देते हैं, बाकी नहीं देते हैं भाई। उसके अलावा एक चीज यहां पर है जो हमारे बहुत काम की, आगे रेजोनेंस में भी काम आएगी आपके पास, आपने थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी में पढ़ी भी है। डाइन्स जो है, एल्कीडाइन्स जो है वो 3 टाइप की हैं बेटा जी। 3 कौन कौन सी टाइप है? कैम्युलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड। जो कैम्युलेटेड है उनके अंदर आपके पास जो भी डाइन है तो 2 डबल बॉन्ड है भाई आपके पास, उन 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक कार्बन ऐसा है जो सैचुरेटेड है, मतलब sp3 है। जैसे ये रहा, देखो ये रहा एक पाई बॉन्ड, ये रहा दूसरा पाई बॉन्ड और बीच में क्या आ गया आपके पास sp3। वहीं अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिवली मौजूद हो, एक पाई फिर एक सिग्मा फिर पाई एक सिग्मा ऐसे मौजूद हो, तो उनको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी, ऑब्वियस है, वजह रेजोनेंस। दो इसके बारे में अभी मॉडल लिखवाऊंगा, तो इसकी मेन वजह क्या होगी? रेजोनेंस। आप पहले पढ़ के आए हो एरोमेटिक नेचर। आइसोलेटेड वो होंगी जिसमें आपके पास जो भी डबल बॉन्ड हो वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए रहेंगे। आइसोलेटेड में क्या रहेंगे? वो आपके पास एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा, आपके पास ये जो कम्युलेटेड है, सॉरी कम्युलेटेड वाली आपके पास आइसोलेटेड है और ये वाली आपके पास कम्युलेटेड है। ये उल्टा हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी। तो ये आपके पास आइसोलेटेड है और ये आपके पास कम्युलेटेड है। कम्युलेटेड में आपके पास दोनों कम्युलेट इकट्ठे रहेंगे, 2 डबल बॉन्ड है, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे आपके पास। तो ऐसे आपके पास इनको क्या कहेंगे? कम्युलेटेड डाइन। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कम्युलेटेड को एलीन नाम से भी जाना जाता है, कम्युलेटेड को एलीन के नाम से भी जाना जाता है। और एलीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे जो H है, इनकी जगह पे अगर कार्बन चेन और जोड़ दोगे तो ये बन जाएगी आपके पास सब्स्टिट्यूटेड डाइन या सब्स्टिट्यूटेड एलीन। सब्स्टिट्यूटेड एलीन कुछ नहीं, आपकी कम्युलेटेड डाइन का ही एक पार्ट है। अब इनकी थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं और इंटरमीडिएट्स वगैरह की। जैसे बेटा जी अभी अभी आपने स्टेबिलिटी की बात की कि स्टेबिलिटी, सॉरी डाइन्स की बात की, रियली सॉरी बेटा, डाइन्स की बात की, तो डाइन्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो आपके पास सबसे ज्यादा होगा कॉन्जुगेटेड का, रेजोनेंस की वजह से, उसके बाद होगा आइसोलेटेड का और सबसे लास्ट में होगा कैम्युलेटेड का। सबसे ज्यादा ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। और आपको पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कम। तो आपके पास जो डाइन्स हैं उनका एनर्जी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर का एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। जैसे आपके पास क्वेश्चंस एक आधी बार तो इवन जेई में भी क्वेश्चन आए ऐसे कि आपके सामने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर इसी के लिए किया था ताकि सभी फंक्शनल ग्रुप के साथ थोड़ी आपकी गेट टुगेदर सी हो जाए। अब उसी को अप्लाई करना शुरू करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे 7 क्वेश्चंस हैं और आपको क्या करना है, इनके अंदर टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। अब एक बार याद करो कैसे आप स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे कैसे आप इनको राइट कर सकते हो। तो आपके पास ओपन फॉर्म थी, आपके पास क्लोज्ड फॉर्म थी, कंडेंस्ड फॉर्म थी। तो ये आपके पास क्लोज्ड या कंडेंस्ड फॉर्म में सारे के सारे, आपको इनको ओपन फॉर्म में यानी कि हर एक बॉन्ड को खोल के बनाना है। तो सिग्मा और पाई काउंट करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे पहले वाला क्वेश्चन ही देखो आप या दूसरे वाला देखो, पहले वाला तो कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। एक एक बॉन्ड खोल के बनाओ, ठीक है। वीडियो में वापिस जाओगे तो आपको सारे बॉन्ड दिख भी जाएंगे, ठीक है बेटा। 1 2 और ये हो गया 3। फिर इस बॉन्ड को भी बिल्कुल एक एक बॉन्ड खोल के दिखाओ आप, एक एक कोई भी है, H और भाई ये 2 हो गए आपके पास H और H। अब देखना टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आपके पास? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 हैं तो उसमें भी एक हमेशा सिग्मा होता ही है, बाकी जितने बचते हैं वो पाई। 7 8 9 10 11 12, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 12 और पाई 1 2, तो टोटल 12 सिग्मा और 2 पाई। इस तरीके से आपको काउंट करने हैं। तो एक एक को आपको खोल के लिखना है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ डाउट आता था मुझसे पूछेंगे भाई रिंग्स वगैरह में, यहाँ थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। 2 अगर ध्यान से आपने लेक्चर्स लिए तो नहीं आएगी। कैसे भाई? आपको पता हर एक एज अपने आप में क्या है? कार्बन है। तो बनाओ ना जी, एक कार्बन, इसको भी बनाइए बेटा 2, ये हो गया 3, दिस इज 4, दिस वन इज 5th एंड दिस इज 6th। अब सबकी वैलेंसी पूरी कराओ। आपको पता है कोई भी कार्बन 4 से कम या ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, उनकी वैलेंसी एग्जैक्ट 4 है। तो आप इनको बना के देखो। इस कार्बन के बॉन्ड काउंट कीजिए प्लीज। 1 2 3, 3 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1। इस वाले कार्बन को काउंट करना बेटा, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना आएगा? 1। ऐसे सारों के काउंट करो तो आपके पास निकल के आएंगे आपका फार्मूला C6 से H6।
पर हमें तो बताना है सिग्मा कितने और पाई कितने, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक कार्बन को काउंट करो बेटा। सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए सीधे सीधे सिग्मा। कौन से 6 हो गए बेटा, ये रे सारे 1 2 3 4 5 6। एरोज अगर कंफ्यूज करे तो एक बार इनको इरेज कर लो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो फिर से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा। और भाई और अरे हर एक पे हाइड्रोजन भी तो है, तो 6 और सिग्मा, तो टोटल आपके पास 12 सिग्मा हो गए। और पाई कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 कितने हो गए बेटा, पाई। ऐसे ही अब बाकी भी सब आपको ओपन करके लिखने हैं। नाइट्राइल्स हैं भाई, कार्बोनिल्स हैं, एस्टर्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, सब कुछ डाल रखा है। हर एक को आपको ओपन करके लिखना और बताना है टोटल सिग्मा कितने हैं और टोटल पाई कितने हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगला टॉपिक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट आपके पास अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। दो हाइब्रिडाइजेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में करके आए हो, उसी को यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करना है काम के हिसाब से। तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, वो जिस भी एटम के आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने हैं उनको एक नाम दिया गया था स्टेरिक नंबर, एसटी नंबर। उसके वैल्यू के बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे अगर स्टेरिक नंबर आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, 3 तो sp2, 2 तो sp1, अरे बॉन्ड ही नहीं बनाया 1 ने, तो 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3 एंड सो ऑन। sp3d3 से बाहर अपना सिलेबस कभी नहीं जाता। और रही ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो sp3 से बाहर ही नहीं जाएगी, यहीं तक रुक जाएगी, तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब कार्बन वालों में आपको स्टेरिक नंबर निकालना बहुत आसान है, जस्ट ओपन फॉर्म में लिखना है और आपकी हाइब्रिडाइजेशन खत्म। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी कार्बन के पास या जिस भी एटम के आप सॉरी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसके टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, प्लस क्या उसके पास कोई लोन पेयर है, अगर है तो वो भी जोड़ना है, और क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, सारी चीजें जोड़ दो और जो सम आएगा दैट विल बी स्टेरिक नंबर। सम या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4, और उसके हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ये तो रटने के क्वेश्चन है, एक साल जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, कार्बन बॉन्ड कार्बन की आपकी बॉन्ड लेंथ बताओ कितनी है, तो आपको रटनी है। 2 वैल्यूज आपके लिए छोड़ी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इनकी बॉन्ड लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरा ये काम की चीज है, यहां से आपकी एप्लीकेशंस आएंगी, साइज की, स्टेबिलिटी की, रिएक्टिविटी की, जिनके बारे में अभी बात करने ही वाले हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा sp3 के अंदर टोटल कितने आपके ऑर्बिटल्स हैं, एक s और टोटल 3 p है, तो ऑर्बिटल बन गए 4, जिसमें से s कितना है 1, तो इसका हिस्सा कितना बन गया 1/4, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, सॉरी एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 25%। इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, एस कितना है 1, तो 1/3, टोटल 2 ऑर्बिटल है, तो एस का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/2, तो भाई परसेंटेज आ जाएगी एस की। अब 100 में से घटा दो तो क्या बच जाएगा p, उसका कुछ यूज होगा, हाँ जी अभी बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास कुछ इन्हीं से बेसिस, स्टेरिक नंबर से बेसिस कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 है। जैसे ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बो अनाइन है, ये कार्बीन है, यहाँ पे लोन पेयर है, बेशक नाइट्रोजन है, इस पे भी लागू होगा बेटा, फ्री रेडिकल है, इनमें आपको हर एक की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो देखो सब में लिख रखा है, इसको बनाओ, 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये हो जाएगा आपके पास sp2, पॉजिटिव काउंट ही नहीं करना। CH3 नेगेटिव को ओपन करके लिखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, टोटल सम हो गया 4 है, तो हाँ जी सामने ही है sp3। इसको देखो 1 2 और एक क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर नहीं होता कार्बीन में, लेकिन लोन पेयर की तरह 2 है ना भाई, तो पेयर हो गया, तो 1 2 एंड 3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास sp2। ये 2 टाइप की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, बात करेंगे जब टॉपिक करेंगे। अमोनिया 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, क्या हो जाएगा sp3। भाई फ्री रेडिकल 3 बॉन्ड पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल की तो हमने बात नहीं की, पेयर की बात की है बेटा, पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, पेयर में नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर, देन इट विल बिहेव लाइक sp2। अब आगे आओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन के इंपैक्ट क्या है। हाँ एक होमवर्क में आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये जितने भी आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ कार्बन ओपन चेन करके लिखो ये, क्योंकि आपको सिग्मा और पाई कैलकुलेट करनी है, तो हर एक में आपको हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, कितने आपके पास उसके हाइब्रिडाइजेशन, और बहुत सिंपल है, उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा, 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2 और 2 तो एग्जैक्टली कर लोगे ना जी, 4 3 2 कितने सिग्मा बॉन्ड है उनके हिसाब से आप आराम से पता कर लोगे। अब आगे आ जाओ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इंटरमिक्स तो हो गया s और p, तो साइज किस चीज पर डिपेंड करता है, s कैरेक्टर पे, s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो साइज हमेशा कम होगा, तो सबसे छोटा रहेगा sp ऑर्बिटल्स और सबसे बड़े रहेंगे sp3। यहाँ पे यही बता रखा है परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, साइज ऑफ HO दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, s सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास है तो s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, उससे थोड़ी सी कम sp की, उससे कम sp2 और सबसे कम रहेगी नॉन बॉन्डेड p ऑर्बिटल की। तो भाई ये आपके पास परसेंटेज किस कैरेक्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपैक्ट है। आखिरी में
कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा घटती है जैसे जैसे इंक्रीज होता है क्या, एस कैरेक्टर। मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी sp की, उससे ज्यादा रहेगी sp2 की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी, sp3 की। यही तो बात थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़ा होगा तो बॉन्ड भी तो बड़े होंगे ना बेटा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा बॉन्ड लेंथ की अपोजिट चलती है, हमेशा ही। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इनवर्स है। तो सोच के देखो, इसमें बॉन्ड लेंथ मिनिमम है तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम रहेगी। और आखिरी में रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि जो 10th में आप बोलते थे कि रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, अब उन रिएक्टेंट को दो नाम दिए गए हैं, एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जनरली वो होते हैं जिनकी एनर्जी कम और अमाउंट ज्यादा होता है, और अटैकिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट हैं जिनकी एनर्जी कम होती है जनरली, हमेशा नहीं भाई, जिनकी एनर्जी कम ज्यादा होती है और अमाउंट जनरली कम होता है। यही है जो सबस्ट्रेट के अंदर रिएक्शन इंड्यूस कराते हैं, क्रिएट कराते हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट आपके पास टोटल 4 टाइप करेंगे, फ्री रेडिकल्स, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, NU नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और MB फाइल्स, इस पे भी बात करनी है। इंटरमीडिएट भाई कार्बन रेडिकल्स, डिपेंड करेगा बॉन्ड कैसे टूटा है, होमोलिटिक है या हेटेरोलिटिक है। होमोलिटिक है तो आपके पास फ्री रेडिकल, अदरवाइज कार्बोकैटायंस, कार्बो अनायंस, कार्बीन्स, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये इंटरमीडिएट बनेंगे। ये 1 2 3 आपने सुन रखे हैं और ये इस साल और नए देखने हैं, स्पेसिफिकली कार्बीन बेटा। उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी जरूरी नहीं एक ही प्रोडक्ट बने, हो सकता है आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट बने। अगर मल्टीपल बनते हैं तो एक उनमें से मेजर रहेगा और बाकी उसमें से माइनर है, जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट्स में ही बने। तो जो मेजर रहेगा वो हमेशा डिफाइन किया जाएगा इफेक्ट के बेसिस पे, इंडक्टिव के बेसिस पे, आपके पास रेजोनेंस के बेसिस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिस पे। तो उनके भैया कोई ना कोई रूल आएगा आपके पास जो डिफाइन करके बताएगा कि भाई ये मेजर रहेगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर रहेगा। तो ये था आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शंस, बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, नोट करो और जो जो क्वेश्चन है प्लीज उनको ट्राई करके देखकर जो भी डाउट